नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है, वेलकम है। कई दिनों से 3-4 दिनों से, मतलब बेसिकली 23 तारीख से जो आपकी ये क्लासेज है नहीं चल पा रही थी सही से, बट अभी जो है चलेंगी। मैं बाहर था थोड़ा, बट अभी आ गया हूँ, क्लासेज में चला रहा हूँ। सुबह भी क्लासेज चली थी आपकी, तो इस टाइम की क्लास जो है पूरी चलेगी। तो 8 बजे टाइम याद रखो, डेली जो है चलती है क्लास, तो 8 बजे टाइमिंग याद रखिएगा। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है डियर यूपी ट्रिपल एस, इसको ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, काफ़ी सारी जो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती हैं, तो प्लीज़ फॉलो करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा जो ऑफिशियल ऐप है नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, थोड़ा जल्दी क्लास को करेंगे, तो क्योंकि समय कम है तो मैं चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम जो है रिवीजन करने पे जाए। यहाँ पर क्लास आपका आधे घंटे का हो, वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो आपके, ठीक है, बट आप उसके बाद रिवीजन अच्छे से कर सको जो पीछे आपको पढ़ाया गया है। तो वीडियो खत्म हो तो उसके बाद जाकर के आप लोग रिवीजन करो। तो भारतीय इतिहास 5 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक जो आपका कौन था? कई बार मैंने आपको पढ़ाया कनिष्क के बारे में। इनका जो दरबारी चिकित्सक था उसका नाम था चरक। कनिष्क जो है कुषाण शासक, कुषाण शासकों में सबसे महान शासक जो है माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं धन्वंतरी की, नागार्जुन की, घोष की बात करते हैं। ठीक है, ये सब जो है उसके जो है उसके दरबार में रहते थे, बट यहाँ पर चरक जो है उनका दरबारी चिकित्सक था। राष्ट्र कुटोदा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर जो आपका कौन सा भाई? सभी लोग बताते हुए चलेंगे भाई, फटाफट जवाब जो देते चलेंगे। राष्ट्रकूटों के दायरे में जो प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो यहाँ पर जनता एलोरा, महाबलीपुरम, या आपका यहाँ पर खजुराहो। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भाई किसके बारे में, एलोरा के बारे में। एलोरा महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में आपका अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया सेकंड वाला, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मयूर तख्त का जो है किस नाम से संबंध है भाई? तख्ते ताऊस का जो है किस नाम के साथ संबंध है? मयूर तख्त या तख्ते ताऊस का जो संबंध है, याद रखिएगा। इसका निर्माण किसने करवाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था भैया? शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था, मयूर तख्त का निर्माण। और कह सकते हैं 12 खंभों वाला जो ये एक रत्न जड़ित सिंहासन था, और प्रत्येक खंभे के ऊपर 2 मोर थे, मयूर थे, इसी वजह से इसको मयूर तख्त या तख्ते ताऊस कहा जाता है। इसके अलावा कई बार पेपर में आता है कि इसको जो है अपने साथ कौन जो है लेकर भाग गया था? ईरान। तो ईरान का शासक था नादिर शाह, भारत पर आक्रमण किया तो इसको अपने साथ लेकर चला गया था। तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दे भाई? किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया था कि वह ब्रिटिश राजा को, जो ब्रिटिश को भारत से जो हटा दे? तो यहाँ पर साथ याद रखिएगा, टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से अनुरोध किया था कि वह ब्रिटिशों को भारत से हटा दे। फ्रांसीसी क्रांति से जो प्रभावित था टीपू, उसने जो है बेसिकली एक क्लब था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब, ये श्रीरंगपट्टनम में इसकी स्थापना की थी, उसका सदस्य बना था। और उसने जो है ये नेपोलियन बोनापार्ट जो उससे अनुरोध किया था कि वो ब्रिटिश को भारत से हटा दे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कौन से वर्ष जो आपका आरंभ हुआ? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे याद रखिएगा, ये आपका 1793 ईस्वी में आरंभ किया गया। तो थर्ड वाला उत्तर आपका जो दिया गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये व्यवस्था जो है कार्नवालिस के शासनकाल में लागू हुआ था, और इसके तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड साथ यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब टॉपिक है भाई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ से भी 5 प्रश्न आते हैं। ये मान सकते हैं कि आपका जो आधुनिक इतिहास से उसमें बिल्कुल आधुनिक वाला, यानी कि जब आपके ये जो राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं वहाँ से 5 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में के गठन में जो है सम्मिलित रहा था भैया? कौन सा आईसीएस अधिकारी? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो भैया सिविल सेवक, उस समय जो आईएएस है उसका नाम आईसीएस था। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज करके उसका नाम था आईसीएस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में जो है सम्मिलित था। तो यहाँ पर साथ याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला ए.ओ. ह्यूम, बिल्कुल सही बात है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ब्रिटिश भारत में एक सिविल सेवक थे, राजनीतिक सुधारक, पक्षी विज्ञानी, हॉर्टिकल्चरिस्ट, काफ़ी सारे जो उपाधि इनके पास थी। ये जो है इसमें सम्मिलित थे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बताओ बच्चा, किस वर्ष हुई थी? तो बच्चे याद रखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। मैंने आपको बताया था, जो इसकी स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने किया था। इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मुहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी था भैया? एंग्लो मुहम्मडन
ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के जो है कौन उत्तरदायी था? तो सर सैयद अहमद खान। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, ऑप्शन में एक ऑप्शन दे देता है कौन सा, मोहम्मद अली जिन्ना, तो आधे लोग उसको टिक करके आ जाते हैं। इसमें नहीं है, नहीं तो आधे लोग का जवाब वही आता। ठीक है, बट याद रखिएगा यही है अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो है, जिसका नाम पहले ये था मोहम्मदन ए ओरिएंटल कॉलेज। तो इसकी स्थापना के लिए उत्तरदायी है कौन भैया? सर सैयद अहमद खान। कब स्थापना हुई थी? अलीगढ़ में किया गया था 1875 ईस्वी में। कब हुआ था भैया? 1875 ईस्वी में हुआ था। और इसका नाम अलीगढ़ विश्वविद्यालय पड़ा था 1920 ईस्वी में। ठीक है, तो नाम पहले भी चेंज होते थे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये नहीं कि आज ही के समय में नाम चेंज हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट साथियों यहाँ पर जो दिया गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? कई बार मैंने बताया था कि वो लौटे थे 1915 में। ठीक है, 9 जनवरी 1915 भारतीय प्रवासी दिवस मनाया था। उसके बाद 1917 में एक उन्होंने जो है कह सकते हैं एक आंदोलन में उन्होंने प्रवेश किया था, जिसको बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन। इसके साथ ही वो जो है भारतीय कह सकते हैं राजनीति में प्रवेश किए थे। ठीक है, उस समय जो है कह सकते हैं चंपारण में एक 3 कठिया प्रणाली चल रही थी। ठीक है, कह सकते हैं कर को लेकर के एक प्रणाली थी जो भारतीय किसानों के द्वारा उठाया गया मुद्दा था, उसी के लिए इन्होंने उनके खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था भैया? लाहौर षड्यंत्र मामला की अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर देखिए वीर सावरकर है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, अरविंद घोष है। तो यहाँ पर भगत सिंह, याद रखिएगा भैया, लाहौर षड्यंत्र मामला जो है भगत सिंह के विरुद्ध जो है रजिस्टर किया गया था। जवाब काफी लोग के यहाँ पर देखिए सही आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भूगोल से। यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं कमेंट करके बताते हुए चलो भाई। आपको टॉपिक के साथ साथ सिलेबस भी रट गया होगा कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं भैया। भूगोल से पहला क्वेश्चन है, मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ पर देखने को मिलते हैं भैया? मौसम के जो उतार चढ़ाव हैं ज्यादातर हमको निम्न या उच्च, निम्न उच्च हटा दो भैया, देखो उतार चढ़ाव दोनों की बात हो रही है, तो ये मध्य अक्षांशों पर जो है देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। थर्ड वाला उत्तर जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, पृथ्वी की घूर्णन गति जो है उच्चतम होती है कहाँ पर भाई? पृथ्वी की जो घूर्णन गति है कहाँ पर उच्चतम होती है? फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति जो है भूमध्य रेखा के साथ जो है सबसे उच्चतम होती है। तो फोर्थ वाला उत्तर जो दिया गया आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये मान के चलो पृथ्वी भूमध्य रेखा पर लगभग 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और 60 डिग्री अक्षांश पर कह सकते, अगर 60 डिग्री अक्षांश पे आ जाए, उत्तरी ध्रुव के आ जाए, तो वहाँ पर थोड़ा बिल्कुल आधा हो जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ध्रुवों पर तो बिल्कुल शून्य होता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ध्रुवों पर शून्य होता है घूर्णन गति, और भूमध्य रेखा के साथ जो इतना लगभग होता है सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 साथियों करेक्ट हो जाएगा। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पे भैया? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या झारखंड? रेगुड़ मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी काली मिट्टी को ही भैया रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, और इसका निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों की टूटने फूटने से होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है। तो फर्स्ट वाला जो उत्तर दिया गया आपका महाराष्ट्र यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पारादीप आपका कहाँ पे अवस्थित है भाई? पारादीप जो है आपका कहाँ पे अवस्थित है? केरल में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, आपका आंध्र प्रदेश में। तो पारादीप की अगर हम बात करते हैं तो भैया पारादीप, यह द्वीप जो है उड़ीसा राज्य में पूर्वी तट पर आपका अवस्थित है। तो आपका थर्ड वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद कौन सा भैया? औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद जो आपका कौन सा है? खंडसारी, बगासी, सीरा या कागज का गुद्दा या लुगदी? भाई औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण की अगर हम बात करते हैं इसको शीरा बोलते हैं। ठीक है, शीरा, औद्योगिक अल्कोहल यानी कि शराब का निर्माण के लिए जो है शीरा प्रमुख उत्पाद है, जो चीनी और स्टार्च से जो है बनाया जाता है। ठीक है, शुगर से और स्टार्च को मिला करके जो है बनाया जाता है। अब पूरा प्रोसेस में सीखना है यहाँ बैठ करके, तो ऑप्शन नंबर 3 साथ यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जी हाँ। कुछ आपने सुना होगा ना कि बहुत सारे ऐसे अनाज होते हैं जैसे जौ हो गया, गेहूँ हो गया, आलू हो गया, इनसे भी निर्माण होता है, अंगूर से भी होता है, महुआ से भी होता है, कोको से भी होता है, तो इन सब से होता है। एक अल्कोहल का नाम सुना होगा, वोडका। ठीक है, वोडका एक ऐसा अल्कोहल है जिसको किसी भी जो है खाने वाली चीज़ से जो है बनाया जा सकता है। ठीक है, आप कोई भी नाम सोच लो, उससे जो है वोडका आपका बन सकता है। तो ये एक ऐसा अल्कोहल भी है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ से इकोनॉमी से भी 5 प्रश्न आते हैं। क्या कह रहा है, कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के दर के संबंध को प्रतिलोमतः दर्शाता है भैया?
वक्र जो है कौन सा वक्र, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के दर को जो है प्रतिलोमतः दर्शाता है। तो बच्चे याद रखिएगा यहाँ पर फिलिप्स वक्र, ठीक है। फिलिप्स वक्र कुछ आपका इस तरीके से होता है, यहाँ पर मुद्रास्फीति होता है, ठीक है, यहाँ पर बेरोजगारी होता है। फिलिप्स वक्र आपका कुछ इस तरीके से जो है नीचे की तरफ आता है, वक्रता दर्शाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया है 4 वाला यहाँ पर करेक्ट है। विलोमता प्रतिलोमता मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका मुद्रास्फीति क्या होगा भैया, घटेगा। या कह सकते हैं जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ेगी बेरोजगारी आपका जो है घटेगा, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर बेरोजगारी आपका माइनस में आ गया है। संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किसके बीच सहयोग आवश्यक होता है। संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में क्या, भाई संयुक्त क्षेत्र का मतलब क्या होता है। संयुक्त क्षेत्र एक ऐसा उद्यम है, यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें संयुक्त रूप से सरकारी और निजी दोनों उद्यमियों की स्वामित्व होता है, यानी कि सरकार भी और कह सकते हैं प्राइवेट भी, दोनों मिलकर के साथ में। कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें सरकार का भी हाथ होता है और प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट जो उद्यमी होते हैं उनका भी हाथ होता है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर साथियों याद रखिए ये सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच आवश्यक होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पहला वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत नेट प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है भैया। भारत नेट प्रोजेक्ट अगर हम बात करते हैं तो ये आपका प्रोजेक्ट संबंधित है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ठीक है। याद रखिएगा भैया, भारत नेट की अगर बात करते हैं नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFN, ठीक है, NOFN, ये आपका संबंधित है ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, जो कि अभी तक मतलब क्या ही बताएं आपको। हाँ? मैं अयोध्या जैसे जो है ज़िले में रहता हूँ, अभी तक यहाँ पर सिर्फ एक वाईफाई है, ठीक है, वो भी 2 तारीख तक के लिए कट गया है। तो सोचो मैं मोबाइल के डाटा से आपकी क्लासेस ले रहा हूँ, तो ये बड़ी दिक्कत है भाई। ये कब ये लोग पता नहीं कौन से प्रोजेक्ट लेकर के आ जाते हैं, काम पता नहीं होता ही नहीं होता है। खाद्यान्नों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है किस वर्ष शुरू किया गया भाई। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है किस वर्ष शुरू हुआ, MSP, ठीक है। 1944 1964 है, 1974 है आपका, 1954 दिया गया है। तो बच्चे याद रखिएगा खाद्यान्नों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो आपका 1973 से 74 के बीच में स्टार्ट हुआ था। तो आपका जो दिया गया थर्ड वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। राष्ट्रीय विकास परिषद ने पहली बार 1959 में 1959 ईस्वी में जो है अनाजों का कह सकते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य जो निश्चित करने की आवश्यकता महसूस की। लेकिन देखो कब महसूस किया, 1959 में, और कब शुरू किया, 1974 में। तो कितना टाइम लग जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे होता है भैया, सरकारी काम ऐसे ही नहीं बोला गया, सरकारी काम को ऐसे नहीं लोग मीम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है RBI की स्थापना जो आपकी कब हुई। RBI की स्थापना जो आपकी कब हुई, कई बार मैंने आपको पढ़ाया है, स्थापना बताया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में। कब हुआ था, 1935 1 अप्रैल। अब यहाँ पर पेपर में आता है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 का में जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसकी स्थापना जब हुई थी तब जो है मुख्यालय शायद कोलकाता था, अभी जो है मुंबई है। ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान लोक प्रशासन यानी कि पॉलिटी से भी आपके कितने प्रश्न आते हैं, बताओ भाई। पॉलिटी से भैया कितना प्रश्न आता है, 5 प्रश्न आता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद या उपबंध करता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु राज्य पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा। ये कौन सा अनुच्छेद ये उपबंध कराता है। तो 21 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो 21 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सही उत्तर आ जाएगा अनुच्छेद नंबर 350 का 350 याद रखेंगे, देखो वो भी गलत है। 350 का यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिए। इसके अकॉर्डिंग जो पूरा दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा है आपको आपकी मातृभाषा मिलेगा, यानी कि हिंदी है तो हिंदी में, इंग्लिश है तो इंग्लिश में, ठीक है, पंजाबी है तो पंजाबी में। ये आपका 350 का जो है ये प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के समक्ष कितने उद्देशिका प्रस्तावित किया था। किसने जो है उद्देशिका प्रस्तावित किया था भाई भारतीय संविधान सभा के समक्ष। तो संविधान सभा के समक्ष की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है उद्देशिका प्रस्तावित किया था। तो 4 वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और कब किया था ये भी याद रखेंगे। चलिए भाई फटाफट बताते हुए चलेंगे भैया। भारतीय संविधान की उस उद्देशिका का जो आधार है वो तो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, प्रस्तावित किया था, लेकिन कब किया था तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 1946। तो ऑप्शन नंबर साथियों 4 वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है। भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार जो आपका कौन सा नहीं है। कार्य का अधिकार, छुआछूत की रोकथाम, भारत की स्वतंत्र भाषण की स्वतंत्रता, ये धर्म की स्वतंत्रता।
मूल अधिकार जो आपका कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर साथियों याद रखिएगा जो कार्य का अधिकार है, ठीक है, कार्य का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। 12 से 35 अगर देखोगे अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तो आपके मूल अधिकार दिए गए हैं, लेकिन आप काम करो या आलसी बन जाओ या कुछ भी ना करो, ठीक है, ऐसा कोई मूल अधिकार जैसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। मूल अधिकार बना भी देगा ना तो फिर सरकार को काम देना पड़ेगा ना आपको, जो कि देती नहीं है वो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था? देखो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो 51 आया था या जो संविधान संशोधन आपका हुआ था, इसमें कई सारी चीज़ें आई थी। तो यहाँ पर याद रखिए 42वां 46वां, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज है, 42 46 दोनों साथ में रहता है, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपका आया था, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड वाला उत्तर जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक सर। चलिए भाई, ये मौलिक कर्तव्य यहाँ पर जब इस समय आया था 1976 में जब आया था, तब आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है, 2002 में, ठीक है। 2002 में 86 नंबर का भी संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा था, जिसमें बोला गया था भैया 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को जो है क्या देना चाहिए, शिक्षा जो है अनिवार्य कर दिया गया था, प्राथमिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमता क्या होनी चाहिए भैया? अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमता क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम पंच सभी को पता है, याद रखिए, कुछ लोग के दिमाग में 5 आ रहे हैं, बट न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमता 9 होनी चाहिए, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भैया ये चीज़ याद रखिएगा, कहीं कहीं 7 भी लिखा रहता है, कहीं लिखा रहता है 7 से कम नहीं होना चाहिए, बट 9 न्यूनतम होना चाहिए, ये चीज़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और जवाब जो देते हुए चलिएगा। सामान्य विज्ञान, विज्ञान से भी कितने क्वेश्चन आते हैं भैया? 5 प्रश्न आते हैं। क्या कह रहा है, एक आलू कंद को 2 भागों में काटा गया है, इनमें से एक भाग के कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई हैं, इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? ठीक है, तो याद रखिए भूरे से नीलाव, ठीक है, भूरे से नीलाव काला, ठीक है, नीलाव काला मतलब नीला और काला का जो हल्का सा मिक्सचर होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। फर्स्ट वाला उत्तर जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते थे बचपन में कि आलू को ऐसे बीच से काट देते थे 2 भागों में, फिर जब होली के टाइम पे उसमें रंग डुबोते थे और पीछे जा कर के ठप्पा लगा देते थे, फिर उसके बाद दौड़ा दौड़ा के हम लोग को मारा जाता था कि ऐसा क्यों किया। तो फर्स्ट वाला उत्तर आपका जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की? देखो कई बार आपके पेपर में आता है कि जो ग्रुप की खोज, यानी कि जो आपको ब्लड ग्रुप्स होते हैं उसकी खोज किसने की? लैंड स्टीनर थे, लेकिन उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पर पूछा गया है रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किसने की थी, ठीक है। तो याद रखिएगा भैया यहाँ पर विलियम हार्वे ने इसकी जो है कह सकते हैं व्याख्या की थी। तो ऑप्शन नंबर साथियों सेकंड वाला जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हम बात करते हैं रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो बच्चा याद रखिएगा 28 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो थर्ड वाला उत्तर जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है मैग्नीशियम होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात हो रही है ना, माफ़ कीजिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कर दीजिएगा, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2, माफ़ कीजिएगा थोड़ा मिस्टेक हो गया था। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को प्राय जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। चलिए, विभव मापी विभव को अधिक सटीकता से नापता है क्योंकि, हाँ, विभव मापी जो है विभव को अधिक सटीकता से नापता है, रीजन क्या है भैया? तो याद रखिएगा भैया, ऑब्वियस सी बात है, विभव मापी है तो विभव को ही मापेगा वो, तो याद रखिए क्योंकि वह खुले सर्किट में विभव को नापता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, सेकंड वाला उत्तर जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है FeCO9 F3O4, क्या ही लिखा है? Fe3O4 होना चाहिए था यहाँ पर, Fe3O4, ये सब जो है किसके उदाहरण हैं? तो ये सब याद रखिएगा लौह चुंबकीय के, ठीक है, लौह चुंबकीय उदाहरण Fe हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, फेरस ऑक्साइड हो गया, Fe3O4 हो गया, ये सब जो है लौह चुंबकीय के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया फर्स्ट वाला उत्तर आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सामान्य हिंदी से, यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते बताओ एक कमेंट करके? 5 क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल सही बात है।
5 प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। क्या कह रहा है? मृगांक का पर्यायवाची बताओ क्या हो जाएगा भाई। मृगांक शब्द का पर्यायवाची बताइए क्या हो जाएगा। तो मृगांक की अगर हम बात करते हैं तो बच्चा याद रखिए, मृग, मृगांक, लोचन है, मृग है, सुधाकर है, कलोल दिया गया है। तो यहाँ पर साथ याद रखिएगा, मृगांक मतलब होता है सुधाकर, चंद्रमा, मयंक, कई सारे पर्यायवाची होते हैं। तो थर्ड वाला उत्तर जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करो। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, मेरे से मत उलझो, घर जाओ, उसका घर मेरे को मालूम नहीं, मैंने यह कब बोला। तो यहाँ पर देखो, उसको घर मेरे को मालूम नहीं, तो उसका घर मेरे को मालूम नहीं, तो ये पूरा वर्ड ही गलत है। मेरे से मत उलझो, मुझसे मत उलझो, अपने घर जाओ, ये भी आपका गलत दिया गया है। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, ठीक है, मैंने यह कब बोला। अब देखो, मैंने देखा जाए तो ये चारों गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ कब बोला में क्वेश्चन मार्क की वजह से गलत है। यहाँ पर देखो पूर्ण विराम लगा ही नहीं है, बट ठीक है, पहला वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है, उसमें गलती से टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, बट यहाँ पर याद रखिएगा ये आपका जो फर्स्ट वाला दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैंने यहाँ कब बोला में बस सब कुछ सही है, बस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है नहीं लगा, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, आनाकानी करना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। आनाकानी करना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। कहते हैं भाई बहुत आनाकानी कर रहा है। नहीं, आप लोग इसे पढ़ने लिखने में बहुत आनाकानी करते हो। पढ़ने का मन तभी करता है जब एडमिट कार्ड आप लोग का आ जाता है, जब आपके पास 10 दिन बचा है। आप लोग मतलब बड़े एकदम वो कौन सी वो शायरी है, ध्यान नहीं आ रहा है क्या, लहरों से डरकर नया पार नहीं होती, वो वाली नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मतलब आप तो वो मुसाफिर हैं जो तूफानों से नैया पार कर देते हैं, ध्यान ही नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। आनाकानी करना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। आनाकानी करना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ है आपका क्या हो सकता है, तो याद रखिएगा भैया, टाल मटोल करना। क्या हो जाएगा भाई, टाल मटोल करना, ये पॉइंट याद रखिएगा, टाल मटोल यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, यहाँ पर क्या कह रहा है। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई। जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा भाई। 39 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर साथ ही याद रखें, कृष्ण मतलब स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। कृष्ण का स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो याद रखिएगा कृष्णा, कृष्णा जो शब्द दिया गया इसका स्त्रीलिंग होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलेगा भाई। साकार का विलोम बताइए क्या हो जाएगा भाई। साकार शब्द का विलोम बताइए क्या हो सकता है भाई। चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। साकार शब्द का जो है विलोम क्या हो जाएगा। साकार कहते हैं तुमने मेरा सपना साकार कर दिया, तो साकार का विलोम क्या होगा, निराकार होगा। साकार का मतलब निराकार। काफी लोग यहाँ पर जवाब देखिए धीरे धीरे आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 4 साथियों जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, करंट अफेयर। भैया यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सही बात है। पहला क्वेश्चन, बहुत लोग यहाँ पर देखो क्लास में नहीं जुड़ रहे हैं, क्लास में जुड़ते रहो, शेयर करते रहो, क्लास देखो मेहनत करते रहो, ठीक है। क्योंकि कबीरदास जी ने भी कहा है, श्रम हे ते सब होत है, जो मन राखे धीर, श्रम ते खोदत कूप ज्यों, थल में प्रगटे नीर। समझ रहे हो ना, इसका मतलब याद लोग को नहीं समझ आएगा क्या। जब हिंदी पढ़ोगे सही तब तो समझ में आएगा ना भाई। श्रम ही ते सब होत है, यानी कि परिश्रम करने से ही बिगड़े काम जो आपके बन जाते हैं, लेकिन इसके लिए मन में धैर्य धारण करना परम आवश्यक है। ये नहीं कि आज आपने पहले दिन श्रम किया, मेहनत किया कि बस पहले दिन सफलता मिल जाए। परम जो आपके अंदर मन में धैर्य है उसको धारण करना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। जैसे परिश्रम करके कुआं खोदने पर पृथ्वी के नीचे से जो शीतल जल निकल आता है। अब अगर आप आधा घंटा कुआं खोदोगे, थोड़ा सा कुआं खोदो, इसके नीचे कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ी देर और कुआं खोदोगे ना, जैसे श्रम ते खोदत कूप ज्यों थल में प्रगटे नहीं है। तो जितना ज़्यादा थोड़ा मेहनत करोगे, थोड़ा पेशेंस के साथ जो मेहनत करोगे, तो अपने आप जो है पानी बाहर आ जाएगा। लेकिन क्या है ना कि आप लोग का सीन वही है कि आपको पानी चाहिए तो बस 1-2 फावड़ा लेकर मारोगे, बस मेहनत किया काम ही नहीं बना, तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। वैश्विक मैरीटाइम इतिहास में पहली बार मार्च 2021 में पहली ऑल इंडिया या पहली ऑल महिला क्रूज शिप को रवाना किया गया था। इस जहाज का क्या नाम है भाई।
इस जहाज का बताइए क्या नाम है। तो इस जहाज, भाई करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसका नाम है स्वर्ण कृष्णा। क्या नाम है भैया? स्वर्ण कृष्णा नाम है। तो ऑप्शन नंबर साथियों थर्ड वाला जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डस्टलिक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है भैया? डस्टलिक जो है भारत और किस देश के बीच में एक सैन्य अभ्यास है? क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में एक सैन्य अभ्यास है। तो सेकंड वाला उत्तर जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश में रामगढ़ सहित भारत में सबरूम को जोड़ने वाला, ठीक है, भारत में सबरूम को जोड़ने वाला मैत्री सेतु जो हो उसको किस नदी पर बनाया गया भैया? मैत्री सेतु जो है याद रखिएगा फेनी नदी बना है। किस पे भैया? फेनी नदी त्रिपुरा राज्य में आपका अवस्थित है, बांग्लादेश और इसको जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 4 साथियों जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैत्री एक्सप्रेस भी चलता है भारत और बांग्लादेश के बीच में, ये भी याद रखिएगा भाई। किस देश ने अपने सैटेलाइट और अन्य रक्षा उपकरणों को हमले से बचाने के लिए अपनी क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए जो है 2021 में अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया भैया? अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास जो है किसने शुरू किया है? तो बच्चा याद रखिएगा, फ्रांस ने। किसने स्टार्ट किया? फ्रांस ने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर साथियों थर्ड वाला जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ इंक्लूसिव, ठीक है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 जारी किया भैया? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जो है इस इंडेक्स को जो है जारी किया है? तो भैया 55 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा फेसबुक को जारी किया है। किसने जारी किया भैया? फेसबुक ने जो है जारी किया है। तो फर्स्ट वाला उत्तर आपका जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों, ठीक है, ARCS आक्स के कामकाज की व्यापक समीक्षा करने के लिए किस समिति का जो है गठन किया भाई? क्वेश्चन नंबर 56 है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने जो है किसका गठन किया है? किसके जो है कह सकते हैं किस समिति का गठन किया है? क्या पूछना चाह रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के कामकाज की व्यापक समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया है? तो सुदर्शन सेन समिति, याद रखिएगा। इनकी अध्यक्षता में जो है इसका गठन किया गया, नाम भी इसका सेन समिति रखा गया, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया है फर्स्ट वाला जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 2020 के 30वें बिहारी पुरस्कार का विजेता कौन बन गया है? ठीक है, बताते हुए चलेंगे। और जिसको किसके लिए मिला भैया? उनकी पुस्तक है तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य के लिए जो है पुरस्कार दिया है। तो ये जो है बने हैं कौन? मोहन कृष्ण बोहरा। ठीक है, मोहन कृष्ण बोहरा को जो है ये बिहारी पुरस्कार जो है मिला है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है या किसको नियुक्त किया गया है? 58 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा विजय शांपला को नियुक्त किया गया है। तो फर्स्ट वाला उत्तर आपका जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया भैया? कौन सा खिलाड़ी जो है IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज जो आपका बन गया है? तो 59 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा डेविड वार्नर। ठीक है, डेविड वार्नर IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज जो आपके बन गए हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से खेलते थे, अभी भी खेलते कि नहीं भाई? अभी उसी में है, मेरे को लग रहा है वो दिल्ली में आ गए शायद, अब शायद दिल्ली में आ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 का थीम क्या है भैया? अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस, चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर याद रहे रीस्टोर आवर अर्थ, रीस्टोर आवर अर्थ। तो ऑप्शन नंबर 4 सेकंड वाला जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामान्य जागरूकता विविध जी के, यहाँ से भी आपके 10 प्रश्न आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1950 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, गलत है भैया। पहली लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। कहीं है ऑप्शन में ऐसा? लोकसभा गठन 1952 में हुआ था। तो 4 वाला उत्तर आपका जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है, चलिए भाई लोकसभा गठन पूछा गया था ना, चलिए कोई बात नहीं, चलिए इसका जवाब दीजिएगा। अभी और जा रही है सरहुल त्यौहार जो किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल त्यौहार की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका याद रखिएगा भैया झारखंड मनाया जाता है। ठीक है, झारखंड मनाया जाता है, आदिवासी की तरह मनाया जाना एक त्यौहार है, ये चीज़ याद रखेंगे। इसको जो है उराव, मुंडा, ठीक है, इन जनजातियों की तरह जो है मनाया जाता है। सरहुल का मतलब क्या होता है? सरहुल का मतलब होता है पेड़ों की पूजा।
ठीक है, प्रकृति के करीब होने के कारण जो है ये जनजातियाँ पेड़, प्रकृति इन सबकी जो है पूजा के साथ जो है इस त्योहार की शुरुआत करते हैं। बोर का सिद्धांत, ये कौन सा क्वेश्चन बीच में आ गया। बोर का सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है चौथे ग्रह पथ में एक इलेक्ट्रॉन की कोणीय गति क्या होता है। चलो ये क्वेश्चन बीच में आ गया है, सब लोग बताते हुए चलेंगे भैया। इसकी गति जो है आपकी क्या होती है, 28 है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसके सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, h/2 ठीक है। बोर का नियम आपने क्लास 9th 7th में पढ़ रखा होगा, 9th 8th में पढ़ रखा होगा, तो याद रखिएगा भैया 2π/h, ठीक है। बोर का जो सिद्धांत था उसके अकॉर्डिंग जो है जो ऑर्बिट्स होती है यानी कि जो कक्षाएं होती हैं वे जिनके लिए कोणीय संवेग का मान होता है वो क्या होता है आपका 2π/h होता है। कोणीय गति जो होती है आपकी 2π/h होती है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। प्रसिद्ध संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है भाई। इसका जवाब जो देते चलेंगे, प्रसिद्ध संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रखिएगा भैया बांसुरी से। सिक्किल माला चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय बांसुरी वादक महिला कलाकार हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी। 66 नंबर क्वेश्चन सब लोग बताते हुए चलिएगा। तो भैया प्रसिद्ध नर्तकी जो टी बाला सरस्वती है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की जो है प्रतिपादक थी। तो 66 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भरतनाट्यम की प्रतिपादक थी। तो फर्स्ट वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक को व्हाट हैपेंड, अच्छा कौन सी निम्नलिखित में पुस्तक व्हाट हैपेंड के लेखक बताइए कौन है भैया। व्हाट हैपेंड, ना व्हाट हैपेंड क्या हो भैया, इसके लेखक जो है हिलेरी क्लिंटन का जो है इसके लेखक हैं। तो 4 वाला उत्तर जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया, राष्ट्रपति पद के लिए अमेरिका से ये लड़ भी चुकी हैं, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए कौन सा भैया। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए भारत में कौन सा है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। कई बार मैंने आपको पढ़ाया था। आंध्र प्रदेश जो है देश भर में अगर देखा जाए तो आपका अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसी राज्य के से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राष्ट्रपति किसी राज्य से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद नंबर 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं भैया। यहाँ पर होना चाहिए था राष्ट्रपति किसी राज्य के ... से, किससे भैया, राज्य का राज्यपाल से या मुख्य न्यायाधीश से या महाधिवक्ता से या विधानसभा अध्यक्ष से, किससे जो है एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह आपातकाल की घोषणा जो है कर सकता है। तो याद रखिएगा राज्यपाल से, ठीक है। राज्यपाल से अगर रिपोर्ट प्राप्त होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। मुख्य भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में आपका अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 70 की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर है आपका क्या हो सकता है। जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा हैदराबाद। कुछ लोग के जवाब आ रहे हैं, पूछा गया है विनियामक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय आपका कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय साथियों याद रखिएगा हैदराबाद तेलंगाना में है, और इसकी स्थापना 2001 में हुआ था, और 2001 में स्थापना हुआ था, फिर पहले दिल्ली में था, बाद में स्थानांतरित इसका जो है हैदराबाद में हो गया था। तो 4 वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया बिल्कुल, तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा, और आने वाली वीडियोस के लिंक्स के लिए, अगली क्लास के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो से इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।